नमस्ते छात्रों। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने पाठ वारे हमदर्द पढ़ा, जिसमें किसी दुर्घटना के कारण लेखक का पैर फ्रैक्चर हुआ था, जिस वजह से उन्हें एक सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में रखा गया था। लेखक सार्वजनिक अस्पताल से परेशान था ही, और हमदर्दी दिखाने वाले लोग और उनका व्यवहार, इससे लेखक और किस तरह से परेशान हो जाते हैं, यह हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं वारे हमदर्द भाग 2। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। यहाँ पर जो मोहल्ले वाले, हमारे आस पड़ोस वाले जो लोग होते हैं, वो अपना सारा काम निपटा कर, घर का बाहर का, और फिर जब उन्हें वक्त मिलता है, टाइम मिलता है, तब वो मरीज़ से मिलने के लिए आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई, तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। एक दिन सोनाबाई करके उनकी जो पड़ोसन थी, वो लेखक को मिलने के लिए आए और साथ ही 4 बच्चों को लेकर आई। जब उन्हें देखा तो लेखक को लगा कि आज कोई ना कोई दुर्घटना, मतलब कोई बड़ी घटना होने वाली है। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज़ कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। यहाँ पर जैसे ही सोनाबाई अपने 4 बच्चों को अस्पताल के अंदर लेकर आई, तो लेखक की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कुछ ऐसे बताया जैसे छोटे बच्चों को हम चिड़ियाघर घुमाने लेकर जाते हैं, जहाँ पर अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी होते हैं और उन्हें हम बच्चों को दिखाते। उसी प्रकार लेखक को दिखाते हुए बोल रही थी कि देखो ये चाचा जी। मतलब लेखक को जैसे लगा कि मैं कोई चिड़ियाघर का बंदर हूँ, और सोनाबाई अपने बच्चों को बता रही है कि देखो ये चाचा जी। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज़ पर। एक जो बच्चा था वो कुर्सी पर चढ़कर खेल रहा था, और दूसरा मेज़ पर, मेज़ मतलब टेबल के ऊपर चढ़कर खेल रहा था। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी, और सोनाबाई की जो छोटी लड़की थी उसने तो हद ही कर दी। उसने दवा की एक छोटी बोतल या शीशी हाथ में ले ली और कथकली मतलब नृत्य का एक प्रकार है, जो डांस है, वो करने लगी। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। और जैसे ही लेखक को रप रप की आवाज़ आई, तो लेखक का कथकली डांस से ध्यान हटकर उस आवाज़ की तरफ गया। तो उन्होंने देखा कि सोनाबाई का एक लड़का, जो लेखक का पैर फ्रैक्चर था, उससे लटकती हुई जो रेत की बैग थी, बड़ी सी थैली थी, उसके ऊपर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी, और लेखक उस लड़के को कुछ कहने ही वाला था, तो अचानक लेखक ने दवा की शीशी टूटने की आवाज़ सुनी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। और सोनाबाई ने एक पल मतलब कुछ क्षण के लिए लड़की को घूरा मतलब गुस्से की नज़र से देखा, और फिर हंसते हंसते बोली, भैया पेड़े खिलाओ, मिठाई खिलाओ, दवा का गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई, मतलब दवा की बोतल शीशी टूट गई, दवा गई मतलब समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊँगी। मैं भीतर तक काँप गया, और इसके बाद इतनी सारी घटनाएं होने के बाद सोनाबाई 2 घंटे के बाद घर गई, और जाते वक्त कह गई कि मैं फिर आऊँगी। यह बात सुनते ही लेखक मन ही मन घबरा गया। भीतर तक काँप गया मतलब मन ही मन डर गया, घबरा गया। देखिए, समझदारी इसी में है कि छोटे बच्चों को घर पर रखा जाए। अस्पताल जैसी जगहों पर छोटे बच्चों का जाना काफ़ी मुश्किल पैदा कर सकता है।
छोटे बच्चे जो होते हैं वो नादान होते हैं, नासमझ होते हैं, कहीं पर भी कौन सी भी चीज़ को हाथ लगा लेते, जिससे उन्हें इन्फेक्शन होने का डर होता है। तो ऐसे वक्त में छोटे बच्चों को अगर हम घर पर रखें तो वो ज़्यादा योग्य होगा। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, मतलब कुछ लोग तो औपचारिकता मतलब दिखावा करने की हद ही पार कर देते हैं। विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। और लेखक ने यहाँ पर बताया कि विशेषकर ऐसे रिश्तेदार जो गांव से या बड़े दूर से मिलने के लिए आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। एक दिन एक टैक्सी लेखक के कमरे के बाहर आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा। और उसमें से एक आदमी निकला और आते ही लेखक की छाती पर औंधा मतलब बिना सोचे समझे छाती पर सर रखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। और इस तरह से ज़ोर ज़ोर से रोते रोते कहने लगा कि तुम्हें क्या हो गया और इन कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। तो लेखक ने दिल ही दिल में सोचा कि अरे मुझे जो हुआ है, मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ है, मैं अस्पताल में हूँ, पर तू कौन है, तू क्यों मेरे लिए रोता है। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। थोड़ी देर वह आदमी लेखक की छाती पर मुंह गड़ाए मतलब सर को छाती पर रखकर रोता ही रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आँख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। बहुत देर तक वो लेखक की छाती पर सर रखकर या गर्दन रखकर ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। और अचानक थोड़ा रोना कम होने के बाद जब उसने अपना सिर उठाया, छाती से ऊपर उसने देखा, तो लेखक से जब आँख मिलाई, नज़रें मिलाई, तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। और फिर उसने धीरे से हंसकर कहा कि माफ़ करना, मैं किसी दूसरे कमरे में आ गया, शायद मुझे किसी दूसरे कमरे में जाना था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। और इस तरह से गुप्ता जी का कमरा ढूंढते हुए वह बगल में मतलब लेखक के पास वाले कमरे में चला गया। हे अच्छा भाई माफ़ करना कहकर वह चला गया और हंसते हंसते लेखक से माफ़ी मांगकर वो वहाँ से चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी और वही रोने धोने की आवाज़ और वही बातें लेखक को पड़ोस के कमरे से मतलब बगल के कमरे से सुनाई दे रही थी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए। और लेखक की पत्नी जो वहाँ पर ही खड़ी थी, उसे लगा कि ये रोने वाला आदमी शायद अपने पति का कोई अच्छा सा दोस्त है या कोई रिश्तेदार है जो उन्हें मिलने के लिए आया है। तो उसने यह समझकर उस टैक्सी वाले को पैसे दे दिए। तो देखिए, ऐसे ही हमदर्दी औपचारिक तौर पर दिखाने वाले कुछ रिश्तेदार होते हैं जो दूर से मिलने के लिए आते हैं। ऐसे ही एक आदमी का वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है कि जो आते ही लेखक की छाती पर गर्दन रखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और जैसे उसे पता चला कि वह किसी और को मिलने के लिए आया है, तो लेखक के साथ हंसते हंसते बात कर कर दूसरे बगल वाले कमरे में चला गया और फिर से वही एक्टिंग, फिर से वही रोना धोना उसने वहाँ पर शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से जो औपचारिकता दिखाने वाले लोग आते हैं, इन लोगों से लेखक काफ़ी परेशान हैं। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग ज़रूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। अगला उदाहरण लेखक ने एक बड़ा मज़ेदार उदाहरण दिया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हम सूरत भी देखना नहीं चाहते, जिन्हें देखने से
हम कतराते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं उसमें से एक है, हमारे शहर में एक कवि हैं श्री लपकानंद। यहाँ पर लेखक के एक मित्र कवि हैं जिनका नाम है लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। बेतुकी मतलब बकवास, जिन कविता का कोई मायना ना हो, ऐसी कविताओं से सारा शहर, सारा मोहल्ला परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। और लेखक जब भी ऐसे श्री लपकानंद कवि को जब दूर से देखते थे तो तुरंत वहाँ से भाग चले जाते थे। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। और जब भी ये कवि मिलते थे लेखक को तो 10-20 कविताएं पिलाए मतलब क्या, सुनाए बगैर बिल्कुल नहीं छोड़ते थे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे और यही कवि लेखक की एक्सीडेंट की खबर सुनते ही एक दिन बगल में झोला दबाए, मतलब जिस प्रकार कवि होता है कि जो झोला लटकाए हुए यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, तो उस प्रकार से कवि का एक वर्णन किया है कि झोला दबाए हुए आ पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। मतलब ये देखिए किस तरह से वो बात करे कि मैं आपको जल्दी ही मिलने के लिए आने वाला था, पर पिछले 4-5 दिनों से मैं कवि सम्मेलन, मतलब कवियों का जो सम्मेलन होता है उसमें वो अति व्यस्त थे, मतलब काफ़ी बिजी थे। सच कहता हूँ कसम से, मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। और देखो कितनी झूठी बात बता रहे हैं कि मैं दिन रात या मैं हमेशा आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में एक कविता बनाई। यह कह झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने, और कहा कि मुझे रात भर नींद नहीं आई, मैं आपके बारे में सोचता रहा और रात में इसी संदर्भ में मुझे कविता सूझी। और यह कहते हुए उन्होंने अपने झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलोंग, असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टोंग। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से उन्होंने राइमिंग मिलाने की कोशिश की है। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टोंग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आँख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आँख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। और इस तरह से जैसे ही उनकी कविता ख़त्म हुई तो वो लेखक को इस प्रकार से देख रहे थे मानो उनकी एक आँख पूछ रही हो कि मेरी ये कविता कैसी लगी, और दूसरी आँख बोल रही है कि जब भी तुम मुझे देखते थे और दूर से भाग चले जाते थे तो अब कहाँ तक भागोगे। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। और लेखक ने फिर जल्दी से कहीं से तो चाय मंगवाई और उन्हें कविता में फिर से आपकी सुनूंगा यह वादा करके बड़ी मुश्किल से वहाँ से विदा किया, वहाँ से रफ़ा दफ़ा कर दिया। अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़। यहाँ पे लेखक जब भी भगवान से प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं कि भगवान अगर तुम्हें मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी है या फिर से मेरे साथ कोई दुर्घटना होनी है तो कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो। मतलब ऐसी जगह पर दुर्घटना हो या ऐसी जगह पर मेरी टांग तोड़ देना जहाँ पर मेरा कोई परिचित या जाना पहचाना कोई करीबी रिश्तेदार ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। क्योंकि लेखक को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस अनुभव यहाँ पर आया है लोगों का, इसीलिए लेखक कहते हैं कि बड़े बेदर्द, मतलब जिन्हें अपने दर्द से कोई वास्ता नहीं होता, और ऐसे लोग हमदर्दी जताने आते हैं क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। तो ऐसे लोगों से छुटकारा पाने के लिए लेखक कह रहा है कि हे भगवान,
बड़े बेदर्द होते हैं ऐसे हमदर्दी जताने वाले इंसान, तो इनसे मुझे तुम दूर ही रखना। मुझे आशा है आपको यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।